किसी ने क्या खूब कहा है कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके भरोसेमंद YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे कि आपका आज का जो सेशन है वह NCET 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स होता है ये जनरल टेस्ट का एक पार्ट है। जनरल टेस्ट में आपके जो है 3 पार्ट होते हैं, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और जनरल मैथ। तो इन तीनों का ही हम लोग अलग अलग आप लोग को पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और ये आज का जो सेशन है ये प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का है। 2025 में 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, तो ये शिफ्ट 1 का जीके जीएस है। शिफ्ट 2 का भी जीके जीएस का जो है हम लोग जल्द ही सॉल्व कराएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है जहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल में आपका सबसे पहले आता है आपका यूट्यूब। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि NCET 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, प्रिस्टाइन क्लासेस। और इसके बाद आपका ऑफिशियल ऐप जो कि प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और हेल्पलाइन नंबर हमारा है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है जहां पर आप हमें ज्वाइन करके फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीईटी का जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है। इस एनसीईटी के जनरल टेस्ट पेपर में आप लोग को कितने क्वेश्चन सॉल्व करना होता था? टोटल जो है आपके 28 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो टू बी अटेम्प्टेड यानी कि 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो टोटल जो यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं वो आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। और एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका ये पेपर पैटर्न है जनरल टेस्ट का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट स्कीम ऑफ स्वावलंबन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी भारत सरकार की स्वावलंबन योजना किससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हम स्वावलंबन योजना की बात करते हैं तो भारत सरकार कई सारी योजनाएं लाती हैं, लेकिन हर योजना के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होता है। जैसे स्वावलंबन योजना की बात करते हैं तो जब हम लोग वृद्ध होते हैं यानी कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हम अपने पर निर्भर होना चाहेंगे, न कि किसी और पे, किसी और को हम दुख दर्द नहीं देना चाहेंगे। तो हम खुद स्व का मतलब होता है आपका स्वयं, और आलंबन का मतलब होता है आपका स्वयं के प्रति कह सकते हैं खड़ा होना, या फिर स्वयं के कार्यों को करना, स्वयं के प्रति सजग होना। ठीक है, तो यहां पर वृद्धावस्था में जब हम किसी और पे ना डिपेंड हो, खुद पे डिपेंड हो, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। इसीलिए ये स्वावलंबन योजना आपकी शुरू की गई थी। इस स्वावलंबन योजना जो शुरू की गई थी ये उन व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी जो कि अकार्मिक थे, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय थे, उनके लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार जो है प्रति वर्ष आपका 1000 रुपये आपके अकाउंट में देती थी। और ये जो योजना शुरू की गई थी ये स्वावलंबन योजना ये एनपीएस के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? एनपीएस के लिए आपका शुरू किया गया था, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है। बाद में इसका जो है जो मर्ज कर दिया गया था एनपीएस को एपीएस में कर दिया गया था, अटल पेंशन स्कीम में, अटल पेंशन योजना में आपका जो है ये उसमें कन्वर्ज कर दिया गया था, यानी कि इसमें मर्ज कर दिया गया था। तो ओवरऑल देखें तो ये एनपीएस की जो शुरुआत की गई थी वह 2010 में आपकी की गई थी। कब की गई थी? 2010 में जो है आपका एनपीएस का शुरुआत किया गया था। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2010-11 में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2010-11 के बाद फिर एपीएस में इसको कन्वर्ज कर दिया गया, इसमें मर्ज कर दिया गया था। बेसिकली ये जो शुरू किया गया था वह पेंशन के लिए ही शुरू किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सही होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कई प्रश्न को सही तरीके से पढ़ने से हमारे उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। जैसे स्वावलंबन को आप देखे होंगे तो स्वावलंबन के द्वारा ही मैंने उत्तर को निकाला था आपके लिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट ऑस्टिग्मेटिक्स,
यानी कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग एस्टिग्मेटिज्म यानी अस्थिर दृष्टि दोष सुधारने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पहले ये बात ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है? जिस व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है उस व्यक्ति को जो है आप कह सकते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं वह टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। क्या होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। या तो उसको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी या फिर उसको धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, धुंधला सा उसको ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो एस्टिग्मेटिज्म पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, जिनको अस्थिर दृष्टि दोष होता है, वे उनको वो जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी और धुंधली दिखाई देती हैं। आया बात समझ में? इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर इसको सुधारने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो जब भी कोई चीज सुधारना होता है, अगर हमें कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है तो हम उसको सीधा देखना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? सीधा देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शब्द दिया गया है बेलनाकार लेंस। तो बेलन जो होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, क्या होता है? ये सीधा होता है, हल्का सा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीधा होता है। तो ये सीधा जब आपका होता है यहाँ पर दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, तो ये क्या होता है? सीधे तरीके से होता है, बेलन बिल्कुल सीधा होता है। तो हम क्या करें कि जब भी कोई चीज़ हमें धुंधली दिखाई दे और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे तो हम चाहते हैं कि हमें चीज़ें सीधी दिखाई दे। तो यहाँ पर जो ये बेलना का लेंस होता है, ये प्रकाश जो होता है, जो लेंस होता है, बिल्कुल इसको सीधा भेजता है हमारी रेटिना में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अस्थिर दृष्टि दोष है, इसको सुधारने के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। आया बात समझ में यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 3 यहाँ पे कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटिक मिनरल्स। निम्नलिखित में से कौन गैर धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? गैर धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं जो खनिज होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जो ये खनिज होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो खनिज होता है इसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक खनिज के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है आपका ये गैर धात्विक खनिज होता है, गैर धात्विक खनिज होता है। ठीक है, धात्विक खनिज क्या होता है? जिससे हमें लौह अयस्क प्राप्त, यानी कि लौह प्राप्त होता है, जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है। और जो गैर धात्विक होते हैं इनसे हमें लोहा प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि धात्विक जो होता है जिनसे हमें लोहा प्राप्त होता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है यह बॉक्साइट, यानी कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। यानी यह आप कह सकते हैं कि बॉक्साइट जो होता है ये क्या होता है? ये आपका धात्विक होता है। ठीक है, क्या होता है? ये धात्विक होता है। और बाकी जो बचे हुए हैं जैसे लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर हो गया, या फिर माइका हो गया, या आपका गंधक हो गया, ये सब के सब जो है गैर धात्विक में आते हैं। क्या होते हैं? गैर धात्विक, इसको गिना जाता है। नमक हो गया, आपका अभ्रक हो गया, ये सब के सब आपके क्या होते हैं? गैर धात्विक में आते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आया बात समझ में? यहां तक क्लियर है सभी को भैया? चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, उम्मीद करते हैं सभी के आंसर यहां पे सही हो रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 यहां पे दिया गया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे, बहुत इजी रहने वाले हैं, बस आपको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल के ऊपर भाग किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के मेंटल का ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको एक भाग से समझते हैं, एक तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। पृथ्वी का आंतरिक ये संरचना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख करके, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना होता है वह 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वह भूपर्पटी होता है, जो कि क्रस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा मेंटल होता है, और तीसरा जो है आउटर कोर होता है। ठीक है, तो ये 3 आपके होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपके 3 होते हैं। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? ये 3 होते हैं। इन तीनों के बेसिस पे है, यानी कि आपका कर्ट होता है, मेंटल होता है, आपका कोर होता है। तो ये 3 होते हैं, मतलब ये आपके एक कोर दोनों होता है, ये दोनों है। ठीक है, ये कोर ही है। क्या है? आपका कोर।
कोर दो होते हैं, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। तो ये तीसरा कोर है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना होता है 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला आपका क्रस्ट में होता है, दूसरा आपका मेंटल में होता है, तीसरा आपका कोर में होता है। और कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उसी प्रकार से जो मेंटल होता है इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो भाग होता है इसको अपर भाग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपर भाग। और दूसरा जो होता है इसे हम लोअर भाग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लोअर भाग कहते हैं। अब ये जो अपर भाग होता है ना, ये भी 2 भाग में डिवाइड होता है। अब ये 2 भाग में जो होता है डिवाइड, एक होता है आपका स्टेनोस्फीयर, ये आपका होता है, और दूसरा इसको होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, ये दूसरा होता है लिथोस्फीयर। तो ये 2 भागों में आपका डिवाइड होता है। क्या होता है? आपका 2 भागों में डिवाइड होता है। तो यहां पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के मेंटल का ऊपरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग क्या है यहां पर है, तो ये भाग है आपका मेंटल का ऊपरी भाग, अपर भाग। और अपर भाग भी 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 भागों में। पहला जो भाग होता है आपका, वो होता है क्या है आपका यहाँ पर, ये होता है आपका यहाँ पर स्टेनोस्फीयर होता है, और दूसरा भाग जो होता है लिथोस्फीयर होता है। तो ऊपरी भाग जो होता है वो 2 भागों में, अपर साइड जो होता है 2 भागों में डिवाइड होता है। तो पहला और दूसरा, तो ये पहला जो भाग होगा आपका वो सही हो जाएगा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर डी, स्टेनोस्फीयर आपका सही आंसर होगा। आया बात समझ में? यहां तक उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। मैंने फिगर के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर 5 यहां पे कर रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड व्हाई भारत मैटर्स, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक का लेखक ये आपसे बताना है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है मनोज मुकुंद नरवाने, एस जयशंकर, सलमान रुश्दी, ए के भट्टाचार्य। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो पुस्तक की बात की गई है वो बात की गई है व्हाई भारत मैटर्स। व्हाई भारत मैटर्स जो है वो लिखा गया है भारत के विदेश मंत्री, ठीक है, भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बी जो है आपका सही हो जाएगा। इससे पहले भी इनके द्वारा कई सारे पुस्तकों का लिखा गया था। ठीक है, तो ये इनकी बहुत चर्चित पुस्तक रही है व्हाई भारत मैटर्स। तो एक बार अगर आपको पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल सही चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 6 दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर की परम श्रृंखला नहीं है। परम श्रृंखला आपको बता दें परम क्या है। तो परम जो है एक सुपर कंप्यूटर है, और हमारे देश में सबसे पहली बार जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो स्वदेशी सुपर कंप्यूटर आपका 1991 में बनाया गया था, जिसका नाम था परम 8000। ठीक है, क्या था? परम 8000। ये पहला सुपर कंप्यूटर था जो कि 1991 में बनाया गया था। ठीक है, इसकी पूरी मैं सीरीज आप लोग यहाँ पर एक बार दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है आपका, कौन सा है? तो देखिए 1991 में आपका परम 8000 आया हुआ था। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर। ठीक है, और इसके बाद 1998 में आपका परम 10,000 आया था। ठीक है, इसके बाद आपका 2002 में परम पद्मा आया हुआ था। 2008 में आपका परम युवा आया था। इसके बाद अगर बात करते हैं तो 2013 में जो आप देख रहे हैं परम युवा सेकेंड आया हुआ था। इसके बाद 2020 में जो लेटेस्ट आया हुआ है यह है आपका परम सिद्धि AI। ठीक है, ये लेटेस्ट आपका सुपर कंप्यूटर है। तो ये भी आप लोग नाम जानिएगा, दुनिया के टॉप 100 सुपर कंप्यूटरों में से शामिल है ये आपका ये। और AI और बिग डेटा के लिए विशेष करके उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सुपर कंप्यूटर परम श्रृंखला का नहीं है, तो परम श्रृंखला का नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर 1980 आपका सही होगा, क्योंकि 1980 कोई भी परम कंप्यूटर के नाम से नहीं जाना जाता है। परम 10,000 है, परम युवा है, लेकिन परम 1980 नहीं है। उम्मीद है यहां तक भी आपको क्लियरली बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका यहां पे दिया गया है 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द कावेरी, यानी कि कावेरी रिवर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो गोरखपुर है वह राप्ती नदी के किनारे है। किसके? राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर तिरुचिरापल्ली जो है आपका कावेरी नदी के बगल में, मतलब कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है।
ठीक है, कावेरी नदी के किनारे पे स्थित है। अगर हम बात करते हैं राउरकेला की, अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, राउरकेला अगर बात करते हैं तो राउरकेला जो है वह ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। वही अगर हम ग्वालियर बात करते हैं, जो ग्वालियर है वह किसके किनारे पर आपका स्थित है, तो ये है आपका चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। किसके? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है आपका। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वह बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 8। प्रश्न नंबर 8 का है कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स अ बॉर्डर विथ नेपाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है कि आसाम, वेस्ट बंगाल, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता दें कि हमारे देश की 5 ऐसे राज्य हैं जहां की सीमाएं नेपाल से साझा करती हैं, जिनमें सबसे पहला जो आपका नाम आता है वह है आपका यूपी। ठीक है, क्या है आपका? यूपी। दूसरा जो है उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है। तीसरा जो है वह आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। चौथा जो है वह आपका कौन सा है भाई? हाँ, बिहार है, ठीक है, बिहार है, चौथा बिहार है। पांचवा और एक हम भूल रहे हैं, जो भी याद नहीं आ रहा है। तो ये 5 आपके कुल राज्य होते हैं जहां पर आपके कुल मतलब यहाँ पर जो कि सीमा साझा करते हैं। किसके साथ साझा करते हैं? ये ये साझा करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल में अभी देखिए, आप देखे होंगे कि वहां पे सत्ता पलट हुआ है, तो हो सकता है कि आपसे फिर से यहाँ पे जो है एक बार प्रश्न आपसे फिर से पूछ लिया जाए। तो 8वां का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 5 राज्य हैं जिनमें से यूपी, यूके, वेस्ट बंगाल और बिहार, और 5वां जो है वह सिक्किम है। क्या है आपका? सिक्किम है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये 5 राज्य हैं जहां की सीमाएं जो है नेपाल के साथ साझा करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो रहा है। आया बात समझ में? अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 पे। प्रश्न नंबर 9 यहां पे कह रहा है कि द जालियांवाला मास्करे टुक प्लेस ऑन, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो ऐसा नरसंहार था जो किसके विरोध में निकाला गया था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में निकाला गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये निकाला गया था। और ये कब आपका हुआ था? रॉलेट एक्ट जो आपका के विरोध में आपका ये हुआ था, एक सभा बैठाई गई थी जलियांवाला बाग में। और वो जलियांवाला बाग में जब एक सभा बैठाई गई थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, वहां पे बात करने के लिए कैसे इसको खत्म किया जाए, उसी समय जनरल डायर नाम का एक खतरनाक व्यक्ति आता है, ठीक है, जनरल डायर। और इसने अंधा सिर्फ ऑर्डर कर दिया कि चाहे बच्चे हो, चाहे औरतें हो या बूढ़े हो, जवान हो, सब पर अंधाधुंध गोलियां चलाओ और सबको मौत के घाट उतार दो। और ये जो घटना घटित हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद बहुत सारा, यानी कि जो कह सकते हैं कि भारत का जो विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम का जो विद्रोह था, उसमें कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा हाथ इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का, क्योंकि इसके बाद पूरे देश में जो है वह उबाल हो चुका था कि हम अंग्रेजों को अब खत्म करके ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9वां का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 10 का रहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजेएम इज एसोसिएट विद द कंजर्वेशन, है कि राष्ट्रीय गो मिशन, गोवक मिशन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय गोवक मिशन है। तो गोवक का मतलब क्या होता है? यानी कि हमारे जो पालतू मतलब होते हैं, नहीं कि देसी नस्ल की जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, ये देसी नस्ल की होती हैं। तो इनके संरक्षण के लिए एक योजना चालू की गई थी, मिशन चालू किया गया था, राष्ट्रीय गोवक मिशन। तो ये जो संबंधित था वह देसी गोवंश की नस्लों के लिए था। गोवंश का यहाँ पे मतलब क्या होता है? जो गाय होती हैं या फिर आपकी भैंस होती हैं, इनके संरक्षण के लिए जो है इन नस्लों के संरक्षण के लिए ये मिशन आपका चालू किया गया था। ठीक है, आप बात समझ में? और ये मिशन जो चालू किया गया था वह 2014 में आपका ये मिशन चालू किया गया था। ठीक है, कब चालू किया गया था? 2014 में ये मिशन आपका चालू किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। ठीक है, आया बात समझ में? और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अभी तक हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी सही तरीके से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारे एनसीईटी 2026 में आपके
कोर्सेज बहुत सारे हैं, जिसमें ITP BA BEd कंप्लीट बैच है, ITP BSc BEd कंप्लीट बैच है, ITP BCom BEd है, NCET लैंग्वेज जनरल टेस्ट है, NCET टीचिंग एप्टीट्यूड आप करना चाहते हैं तो 499 में टीचिंग एप्टीट्यूड आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नॉन डोमेन बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं 999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं तो 2450 में पूरा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई भी डाउट होने पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप प्रिस्टाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ये कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि जो नागरिक समान नागरिक संहिता से संबंधित है वो आर्टिकल आपका कौन सा है? आपका यहाँ पर C यानी कि आर्टिकल 44 है, जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और ये 44 जो है वो भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। किसमें? भाग 4 में इसका जिक्र किया गया है। अगर हम आर्टिकल 40 की बात करते हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से ये आपका संबंधित है। ठीक है, ग्राम की योजना कैसे बनाई जाती है उससे ये संबंधित हो। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो है करा कि द बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर A ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर B जो है आपका फ्रांस, ऑप्शन नंबर C जापान, ऑप्शन नंबर D जर्मनी। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जर्मनी के साथ हमारा कोई भी युद्धाभ्यास नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर D पहले ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। तो हमारा देश का जो मतलब होता है वो ऑस्ट्रेलिया का जो युद्धाभ्यास होता है उसको हम लोग ऑस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस इंडेक्स के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो भारत और फ्रांस के साथ होता है इसको हम लोग वरुण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वरुण के नाम से ये जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2001 से ये आपका चल रहा है, युद्धाभ्यास 2001 से ही आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, और जापान के साथ जो युद्धाभ्यास होता है उसको जिनेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जिनेक्स युद्धाभ्यास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का टोटल 12 क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे जाते हैं, मतलब 12 क्वेश्चन आए हुए थे इस साल। टोटल जो क्वेश्चन जनरल टेस्ट में आपके रहते हैं, जनरल टेस्ट में जो इस क्वेश्चन रहते हैं 28 रहते हैं। 28 में से आपके -12 का दीजिए 12 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे गए हैं, जिनमें से 12 क्वेश्चन जीके जीएस के, 8 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 8 क्वेश्चन जनरल मैथ के पूछे गए थे। तो जीके जीएस का वेटेज काफी अच्छा है। तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।